जब अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली तब शायद उन्हें भी यह अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा समर्थन मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे लोगों का समर्थन बढ़ने लगा वैसे वैसे एक सवाल भी उठने लगा। लोग कहने लगे कि सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा, आपको भारत आना चाहिए, मैदान में उतरना चाहिए, असली परीक्षा तो यही होगी। अभिजीत दिपके भारत पहुंचे। जैसे ही उनका विमान दिल्ली में उतरा, एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें घेर लिया। काफी देर तक पुलिस अधिकारी और अभिजीत दिपके के बीच वार्तालाप चलती रही। चर्चा इस बात पर थी कि उन्हें बाहर जाने दिया जाए या नहीं। कुछ समय तक उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोके रखा गया। खुद अभिजीत दिपके ने बाद में सार्वजनिक रूप से बताया कि उन्हें काफी देर तक एयरपोर्ट पर रोककर रखा गया था। लेकिन आखिरकार सरकार ने वह गलती नहीं की जो पहले कई सरकारें कर चुकी है। अभिजीत दिपके को गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर सरकार उन्हें गिरफ्तार कर लेती तो आंदोलन को और ज्यादा ताकत मिल सकती थी। 2011 के अन्ना हजारे आंदोलन की याद कीजिए। शुरुआत में आंदोलन को बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा था, लेकिन जब अन्ना हजारे को गिरफ्तार किया गया तो पूरे देश में आंदोलन की लहर फैल गई। उस समय गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे। मोदी सरकार ने कम से कम इस मामले में वह गलती नहीं दोहराई। यह कहना पड़ेगा कि आज सरकार ने अपेक्षाकृत समझदारी दिखाई। दिल्ली पुलिस का कहना था कि किसी भी प्रदर्शन के लिए 7 दिन पहले अनुमति लेनी जरूरी होती है, लेकिन आंदोलनकारियों का कहना था कि लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं तो अनुमति देने में अनावश्यक बाधाएं नहीं होनी चाहिए। आखिरकार नियमों में लचीलापन दिखाया गया और प्रदर्शन की अनुमति मिल गई। करीब 11 बजे अभिजीत दिपके जंतर मंतर पर पहुंचे। जंतर मंतर दिल्ली की वह जगह है जहां वर्षों से बड़े बड़े आंदोलन होते रहे हैं। शुरुआत में कुछ लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए। कहा जाने लगा कि भीड़ कहाँ है, लोग कहाँ है, आंदोलन फेल हो गया क्या? लेकिन दोपहर होते होते तस्वीर बदल गई। जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में युवा पहुंचने लगे। भीड़ लगातार बढ़ती गई। जो लोग सुबह आंदोलन का मजाक उड़ा रहे थे उन्हें दोपहर बाद जवाब मिल गया। सोशल मीडिया पर आंदोलन की तस्वीरें और वीडियो सामने आने लगी। साफ दिखाई दे रहा था कि बड़ी संख्या में युवा वहां मौजूद है। दिलचस्प बात यह रही कि देश के कई बड़े टीवी चैनलों ने इस आंदोलन को ज्यादा महत्व नहीं दिया। जिन चैनलों के लिए छोटी छोटी बातें भी ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है उनके लिए यह आंदोलन बड़ी खबर नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में किसी भी घटना को पूरी तरह छिपाना आसान नहीं है। लोगों ने खुद वीडियो बनाए, तस्वीरें साझा की और आंदोलन की खबर फैलती चली गई। यही से राजनीतिक दलों की बेचैनी भी बढ़ने लगी। एक तरफ भाजपा समर्थक सवाल उठा रहे थे, दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थक भी आंदोलन को लेकर संदेह जता रहे थे। लेकिन जंतर मंतर पर मौजूद युवाओं का कहना था कि उनका मुद्दा राजनीतिक दलों से बड़ा है। उनका मुद्दा शिक्षा, रोजगार, परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों से जुड़ा है। यही वजह थी कि देश के अलग अलग हिस्सों से युवा इस आंदोलन में शामिल होने पहुंचे। दोपहर के बाद जंतर मंतर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो लोग सुबह तक कह रहे थे कि यहाँ कोई नहीं आएगा, उन्हें अब बढ़ती हुई भीड़ साफ दिखाई दे रही थी। युवाओं के हाथों में तख्तियां थी, नारों की गूंज थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण था। इस दौरान कुछ ऐसे लोग भी वहां पहुंचे जिन्होंने आंदोलन को भटकाने या विवाद पैदा करने की कोशिश की। कुछ लोगों का कहना था कि वे यह देखने आए हैं कि कोई देश विरोधी नारे तो नहीं लगा रहा है, लेकिन वहां मौजूद युवाओं ने स्पष्ट कर दिया कि उनका आंदोलन शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर है। उनका उद्देश्य किसी तरह का टकराव पैदा करना नहीं बल्कि अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना है। कुछ जगहों पर बहस भी हुई, कुछ लोगों ने उकसाने की कोशिश भी की, लेकिन आंदोलन में शामिल युवाओं ने संयम बनाए रखा। यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता मानी गई। इतनी गर्मी, इतनी भीड़ और इतने तनावपूर्ण माहौल के बावजूद कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ। सुबह जब अभिजीत दिपके एयरपोर्ट से बाहर निकले थे तब उनके हाथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब थी। दिन भर आंदोलन के दौरान भी बार बार संविधान,
लोकतंत्र और शांतिपूर्ण विरोध की बात की जाती रही। आंदोलन में शामिल युवाओं का कहना था कि वे अपनी अधिकारों की लड़ाई संविधान के दायरे में रहकर लड़ना चाहते हैं। जंतर मंतर पर सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं थे, कई राज्यों से छात्र और युवा पहुंचे थे। कुछ लोग महाराष्ट्र से आए थे, कुछ उत्तर प्रदेश से, कुछ बिहार से, कुछ दक्षिण भारत से और कुछ पूर्वोत्तर राज्य से भी लोग पहुंचे थे। यह बात लगातार चर्चा में रही कि इतनी दूर दूर से युवा आखिर क्यों आए हैं। इसका जवाब भी युवाओं ने खुद दिया। उनका कहना था कि परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियां, पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे सिर्फ किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, यह पूरे देश के युवाओं की समस्या है। आंदोलन के दौरान कई युवाओं ने मंच से अपनी बातें रखी। कुछ ने वर्षों की तैयारी के बावजूद नौकरी न मिलने की कहानी सुनाई, कुछ ने भर्ती परीक्षाओं के रद्द होने की बात कही, कुछ ने बताया कि कैसे बार बार परीक्षा देकर भी उन्हें सिर्फ निराशा मिली। कई युवाओं ने उन छात्रों को भी याद किया जिन्होंने निराशा में अपनी जान गंवा दी। जब उनके नाम मंच से पढ़े गए तो पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। इसके बाद जोरदार तालियां भी बजी और लोगों ने उनके लिए न्याय की मांग की। शाम होते होते आंदोलन का स्वर और स्पष्ट हो चुका था। मुख्य मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की थी, लेकिन आंदोलन सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं था। युवाओं का कहना था कि पूरी व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। अभिजीत दीपके ने अपने संबोधन में कहा कि अगर 7 दिनों के भीतर सरकार उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो आंदोलन को देशव्यापी रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर राज्य में प्रदर्शन होंगे और युवाओं की आवाज को बड़े स्तर पर उठाया जाएगा। इस घोषणा के बाद आंदोलन में मौजूद लोगों ने जोरदार समर्थन दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी आंदोलन की असली परीक्षा उसके पहले प्रदर्शन के बाद शुरू होती है। भीड़ जुटना एक बात है, लेकिन उस ऊर्जा को संगठन में बदलना दूसरी बात होती है। अभी तक यह आंदोलन मुख्य रूप से युवाओं के उत्साह और सोशल मीडिया की ताकत पर खड़ा दिखाई देता है, लेकिन यदि इसे लंबे समय तक चलाना है तो संगठन बनाना होगा, अलग अलग राज्यों में नेटवर्क तैयार करना होगा और एक स्पष्ट कार्यक्रम भी सामने रखना होगा। इतिहास गवाह है, कई बड़े आंदोलन अचानक उभरे और फिर धीरे धीरे कमजोर पड़ गए। वहीं कुछ आंदोलनों ने खुद को संगठित किया और देश की राजनीति तक बदल दी। यही वजह है कि अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस दिशा में जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह रही कि आंदोलन में शामिल युवाओं ने बार बार कहा कि वे किसी एक राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध तक सीमित नहीं रहना चाहते। उनका कहना था कि जो भी उनके मुद्दों का समर्थन करेगा उसका स्वागत है, लेकिन आंदोलन की कमान युवाओं के हाथ में ही रहनी चाहिए। कई वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी भी वहां पहुंचे। उन्होंने युवाओं का उत्साह बढ़ाया, लेकिन साथ ही वह सलाह भी दी कि आंदोलन को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक बनाए रखना बेहद जरूरी है। शाम ढलने लगी, लोग धीरे धीरे लौटने लगे, लेकिन जंतर मंतर से उठी चर्चा पूरे देश में फैल चुकी थी। किसी ने इसे नई उम्मीद कहा, किसी ने इसे युवाओं का गुस्सा बताया, तो किसी ने इसे व्यवस्था के खिलाफ बढ़ती बेचैनी का संकेत माना। लेकिन एक बात साफ थी, जिन लोगों ने सुबह इस आंदोलन को हल्के में लिया था उन्हें शाम तक यह एक्सेप्ट करना पड़ा कि युवाओं की यह आवाज़ नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा। अब लोग आगे आगे क्या होगा यह आने वाला समय तय करेगा। क्या सरकार मांगे मानेगी? क्या आंदोलन देश भर में फैलेगा? क्या यह सिर्फ एक प्रदर्शन बनकर रह जाएगा या फिर किसी बड़े बदलाव की शुरुआत साबित होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल इतना जरूर कह सकता हूँ कि जंतर मंतर पर हुआ यह पहला बड़ा प्रदर्शन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है और देश की राजनीति, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं की आकांक्षाओं पर एक नई बहस शुरू हो गई है। और शायद यही किसी भी आंदोलन की पहली और सबसे बड़ी सफलता होती है कि वह लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। आपकी राय जरूर रखें। धन्यवाद।